वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारतीय मृदा के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ा, लेकिन नियमतः भारत के भौतिक प्रदेश के बाद मुझे अपवाह तंत्र के बारे में बताना चाहिए था, उसके बाद भारत की जलवायु के बारे में बताना चाहिए था, तब जाकर के भारतीय मृदा और वनस्पतियों के बारे में बताना चाहिए था। लेकिन मैं इन दोनों चैप्टरों को यानी कह सकते हैं कि जो भारत की नदियां हैं यानी कि अपवाह तंत्र और जलवायु के चैप्टरों को मैं स्किप अभी किया हूं। इसके बाद की वीडियो में मैं जलवायु और अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोग भारतीय मृदा के बारे में जानेंगे। मैंने पहले से ही एक बैकग्राउंड तैयार कर रखा है, ये पृष्ठभूमि ऑलरेडी तैयार है, ताकि बताने में बहुत ज़्यादा अधिक समय न जाए, चूँकि मैप बनाना पड़ता। और मैंने सोचा कि कम समय में भारतीय मृदा से संबंधित सब कुछ एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाए, तो कम समय भी लगेगा और सब कुछ एक साथ आप लोगों को मिल जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि मृदा क्या होती है, ठीक है, या मृदा का अर्थ क्या होता है, पहले मृदा का अर्थ जान लीजिए, अब उसके बाद हम लोग मृदा के बारे में जानेंगे। तो मृदा का अर्थ क्या होता है, तो देखा जाए तो मृदा को अंग्रेजी में सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉइल। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं सॉइल। मृदा को अंग्रेजी में सॉइल कहा जाता है। और ये जो सॉइल है यह लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा के सॉइल, लैटिन भाषा के सोलम से बना है। लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका अर्थ फर्श होता है। क्या होता है? फर्श होता है। अब आपसे कोई पूछे कि मृदा क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका असंगठित रूप, विखंडित रूप मृदा कहलाती है। और खनिजों का संगठित जो रूप होता है वो क्या होता है? चट्टान होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग मृदा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का असंगठित रूप मृदा कहलाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1986, तो आप कह सकते हैं कि ICAR 1986 में, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदाओं को कुल 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। जो ये 8 प्रकार हैं ये मुख्य हैं, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को कुल 8 मुख्य प्रकारों में बताया है। 8 मुख्य प्रकारों में बताया है, जबकि 27 गौण भागों में बताया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय आप पाएंगे नई दिल्ली में, और 1986 में इसकी स्थापना होती है, तो इसने भारतीय मृदा को कुल 8 मुख्य भागों में बांटा और 27 गौण भागों में बांटा। जो 8 मुख्य भाग हैं आप ध्यान से सुन लीजिए। 1 नंबर पे जलोढ़ है। मैं 4 नंबर क्रम से बताऊंगा। पहले नंबर पे जलोढ़, दूसरे नंबर पे लाल, तीसरे नंबर पे काली, चौथे नंबर पे लेटराइट। 4 हो गए। उसके बाद पर्वतीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, पीट एवं दलदली मृदा है और लवड़ी और क्षारीय मृदा है। तो ये 8 मुख्य प्रकार हैं। हम आज इन्हीं 8 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब देखिए, उससे पहले थोड़ा सा आप और अन्य चीज़ों को जान लीजिए कि जो भारतीय मृदा का जो संगठन है यह किन तत्वों से मिलकर निर्मित हुआ है। तो खनिज से, जल से, वायु से और ह्यूमस से। तो आप ये समझे कि जो भारतीय मृदा है, तो भारतीय मृदा में ये 4 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें खनिज है, जल है, वायु है, ह्यूमस है। और इन 4 तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो खनिज है। खनिज कितना है? 40 से 45%। और जल कितना है? तो जल 25%। और मतलब कि मृदा में जो जल होती है, जिसको आप मॉइस्चर कहते हैं, नमी जिसको कहते हैं, तो कह सकते हैं कि मृदा में जो नमी होती है वो 25%, मृदा में जो वायु है वो भी 25% और ह्यूमस की मात्रा 5 से 10%। तो आप ये देख रहे हैं कि भारतीय मृदा में जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है। तो सभी मृदाओं में, तो ये जो 8 मुख्य मृदा है उनमें प्रायः कह सकते हैं कि सभी मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा कम होगी। लेकिन अपवाद स्वरूप जो पर्वतीय मृदा है, ये ऊपर से आप देखिए यहाँ से, तो ये पर्वतीय मृदा है, तो ये जो पर्वतीय मृदा है इनमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। बाकी अन्य मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा
कम होती है। तो इस चीज़ को यदि आप ध्यान में रखे रहेंगे तो आप मृदा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ह्यूमस की मात्रा, प्रायः ह्यूमस की मात्रा कम होती है, बस पर्वतीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। अब इसके बाद यहीं पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मृदा के अंश हैं, है ना। मृदा के अंश के आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि इनमें देखिए सबसे कम मात्रा में मृत्तिका, जिसको क्ले कहते हैं या इसी को चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। तो मृत्तिका या क्ले या इसी को चिकनी मिट्टी कहेंगे, ये सबसे कम मात्रा में है। कितना है? 0.002, ठीक है, इससे भी कम होता है। और सर्वाधिक जो होता है वो बजरी का अंश है। कितना है? 5 मिलीमीटर, यानी कि एक कण है, ये कण भी है 5 मिलीमीटर से अधिक होता है बजरी। छोटी बजरी 2 से 5 मिलीमीटर, मोटी जो बालू होगी वो 0.2 से 2 मिलीमीटर, बारीक बालू जो होगा वो 0.02 से 0.2 मिलीमीटर होगा। ये मिलीमीटर है, यहाँ पे यम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद गाद है, तो गाद 0.002 से 0.02 तक। और सबसे कम मात्रा में कौन सा होता है? मृत्तिका, इसी को क्ले कहते हैं, इसी को चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखे रहिएगा। बस यही पूछेगा, यदि पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि सबसे कम व्यास वाली कण कौन सी है? तो मृत्तिका या चिकनी मिट्टी की होती है, 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। और सर्वाधिक जो व्यास होता है वो बजरी का होता है, वो 5 मिलीमीटर से भी अधिक होता है। बस ये 2 चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखे रहिए। यहाँ पर मैंने एक भारत का ऑलरेडी से मैप ड्रा किया हुआ है। इसमें मिट्टियों को मैंने दर्शाया है, बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं दर्शाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यदि आप देखें तो यहाँ से लेकर के ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्वतीय मृदा है। कौन सी मृदा है? पर्वतीय मृदा, या इसको आप माउंटेन सॉइल भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा भाग जो दिख रहा है बिंदी बिंदी टाइप नीले कलर से, तो इसे जलोढ़ मृदा या एलुवियल मृदा के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में जो ब्लैक कलर से है, तो ये ब्लैक मृदा, जो रेड कलर से है ये रेड हो गया। लेकिन पश्चिमी घाट पे आप देख रहे हैं कि रेड कलर से और आपको थोड़ी सी एक संरचना दिखाई दे रही होगी। तो ये जो है रेड कलर से, ये रेड मिट्टी नहीं बल्कि यह लेटेराइट है। ये क्या है? लेटेराइट है, लेटेराइट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग आपको दिखाई दे रहा है, और ये हरियाणा का दक्षिणी भाग, पंजाब का कुछ दक्षिणी भाग आ जाएगा, तो ये मरुस्थल है, यानी कि मरुस्थली मिट्टी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपको एक चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब यदि बात करें मिट्टियों में, तो सर्वाधिक मात्रा में भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो विस्तृत मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। कितने परसेंट पर है? 43.4% भूभाग पर ये भारत में पाई जाती है। और ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भी विस्तृत है। वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। यह 43.4% पर पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर रेड मृदा है। कौन सी है? रेड सॉइल है। यहाँ पे मैंने लिखा है 18.6% भूभाग पर यह पाया जाता है, और यह 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। तीसरे नंबर पर काली मृदा 16.5%, इसका प्रतिशत 16.5% है, और ये 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। और उसके बाद फिर आपका लेटेराइट मृदा है जो 3.4% भूभाग पर पाया जाता है, और ये भारत के कुल 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो क्षेत्रफल भी आपको देखना है, और ये कितने परसेंट भूभाग पर पाया जाता है इसे भी आपको देखना है। अब उसके बाद पर्वतीय मृदा का आएगा, तो पर्वतीय जो मृदा है वो 2.85 लाख है ना, ये कितना है? 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये विस्तृत है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि 1 नंबर पे कौन सी मृदा है, 1 नंबर पे कौन सी मृदा, 2 नंबर पे कौन सी, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, ठीक है। मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जो लोग नहीं जानते हैं वो ये लोग गलती कर जाते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में जो मृदा है वो जलोढ़ है, जलोढ़। उसके बाद लाल,
काली और लेटेराइट। ठीक है, तो जलोढ़ है, लाल है, काली है और लेटेराइट है। तो जलोढ़ का ज ले लीजिए, जलोढ़ का ज ले लीजिए, लाल का ला ले लीजिए, काली का का ले लीजिए और लेटेराइट का ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं जला काले। क्या कह सकते हैं? जला काले। तो ये एक ट्रिक भी बन गया। क्या बन गया? ट्रिक बन गया, जला काले। ठीक है, तो आप जला काले कर लीजिए या जल काले कर लीजिए। ठीक है, जल काले। ठीक, तो ये हो गया इसका क्रम। अंग्रेजी में देखना चाहे तो जलोढ़ को एलुवियल कहते हैं, रेड कहते हैं, इसको ब्लैक कहते हैं, इसको लेटेराइट। तो ये हो गया, लाल को रेड, काली को ब्लैक हो गया और लेटेराइट को यल हो गया। ठीक है, और मृदा को यस कहते हैं। मृदा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सॉइल, यानी कि मृदा को सॉइल कहते हैं। तो इसका एक स्पेलिंग हो जाएगा आपका, जो पहला अक्षर का जो वर्ड है वो यस हो जाएगा। तो अब देखिए एक इसका भी ट्रिक बना सकते हैं अंग्रेजी में। तो ये आपका सर्बल हो गया है ना। क्या हो गया? सर्बल हो गया। तो ये दो तरीके का बन सकता है, दो तरीके का बन सकता है। जल काले भी हो सकता है, सर्बल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो ट्रिक हो गए, लेकिन ये हमारे अनुसार तो ये जल काले ज़्यादा उचित लग रहा है। इस सर्वल में आप यस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यस का क्या मतलब है। तो यस का मतलब सॉइल यानी मृदा है, और एलुवियल रेड, ब्लैक और लेटेराइट। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्रत्येक मृदाओं की कुछ विशेषताओं पर। ठीक है, तो पहली मृदा है जलोढ़ मृदा, यानी कि इसे जलोढ़ मृदा को अंग्रेजी में आप एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। यह 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है और भारत के कुल भूभाग के 43.4% पर ये विस्तृत है। इसमें देखा जाए तो अधिकता की बात हो रही है, तो इसमें अधिकता है पोटास की, फास्फोरस की, चूना की, जैविक पदार्थ की अधिकता है। लेकिन ह्यूमस की तो जरूर कमी होगी और नाइट्रोजन की भी यहाँ पर कमी है। तो कमी में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है, लेकिन पोटास, फास्फोरस, चूना और जैविक पदार्थ की अधिकता है। जैविक पदार्थ का मतलब यहाँ पर आप ह्यूमस नहीं लेंगे, ये ह्यूमस अलग है। यदि आप ह्यूमस नहीं समझते हैं तो मैं बता दूँ कि जो ह्यूमस होता है वो पेड़ पौधे और छोटे जीव जंतुओं के सड़े गले पदार्थों से निर्मित होता है, विघटित होता है, और इसको विघटन करने में जो सर्वाधिक योगदान देते हैं वे कवक और जीवाणु। ह्यूमस जो होता है एक लिविंग फॉर्म में होता है, यानी कि एक जीवित रूप में होता है, और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लिविंग फॉर्म में है, तो उसमें ह्यूमस भी आ जाता है। तो ह्यूमस आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये पूछा भी गया है, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। अब ये जानिए कि जो जलोढ़ मृदा है, जो जलोढ़ मृदा है, ये जलोढ़ मृदा का निर्माण जो होता है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। ये भारत में पश्चिम से पूर्व देखें तो पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है, यानी कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से यह निर्मित है। ये नवीनतम संरचना वाला मैदान कहलाता है। जो जलोढ़ है ये नवीनतम संरचना वाला मैदान भी है। अब इस जलोढ़ मृदा का निर्माण इसके अलावा भारत के पूर्वी क्षेत्रों में जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से भी निर्मित है। तो ये पूर्वी क्षेत्रों में भी मिलता है, गुजरात के और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलता है। जो यहाँ पे नर्मदा नदी और यहाँ पे ताप्ती नदी, तो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर भी आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगा। गुजरात वाले भाग में भी है। ये देखने में तो ऐसे लग रहा है केकड़ा जैसा है, खैर जैसा बन गया ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक पश्चिम से लेकर पूर्व तक जलोढ़ मृदा का जो है कि भाग देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो जलोढ़ मृदा होती है कह सकते हैं कि उपजाऊपन की दृष्टि से ये दो प्रकार से वर्गीकृत हो जाती है। एक होता है नवीनतम जलोढ़, एक होता है पुरातन जलोढ़। तो जो नवीनतम जलोढ़ होता है उसे खादर कहा जाता है, और जो पुरातन जलोढ़ होता है उसे बांगर कहा जाता है। तो खादर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदियों का जो जल होता है वो नदियों का जल बाढ़ के रूप में पहुँच जाता है, उसे खादर कहते हैं। और जो बांगर होता है ये थोड़ा सा दूरी पर होता है, और ये
ऊंचाई पर होता है, यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, इस कारण से वह थोड़ा सा अनुपजाऊ हो जाता है। जबकि जो नवीनतम जलोढ़ जिसे आप खादर कहते हैं ये सर्वाधिक उपजाऊ होता है। ठीक, पिछले क्लास की वीडियो मैंने जो मैदान वाला भूभाग बताया था कि जो भौतिक प्रदेश एक मैदान का है, उत्तर का विशाल मैदान, मैंने उसमें आपको बताया भी था कि उत्तर से दक्षिण तक चलेंगे तो सबसे पहले मिल जाएगा आपको भाबर, उसके बाद तराई, बांगर और खादर। ठीक है, तो जो खादर है ये नवीनतम जलोढ़ होता है, जो बांगर है पुरातन जलोढ़ होता है, तराई और भाबर है। तो ये चार उत्तर से दक्षिण यानी शिवालिक से आप नीचे की तरफ आएंगे तो शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्रों में सबसे पहले भाबर मिलेगा। इसका मैंने अलग से एक वीडियो मैंने बना रखा है और वो आप लोग देखे भी होंगे, और नहीं देख पाएंगे तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देखिए। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग लाल मृदा। जो सबसे पहले ये समझिए कि लाल मृदा का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो क्यों होता है कि लौह ऑक्साइड के कारण लाल मृदा का रंग लाल होता है, और यह भारत के 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। और परसेंट की बात किया जाए तो यह 18.6% पर पाया जाता है। इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है जिस कारण से इसका रंग लाल होता है। यदि आप देखें तो ये सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद तमिलनाडु है, केरल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है ना, उड़ीसा है, आदि राज्यों में ये आपको मिलेगा। ये जो लाल मृदाएं होती हैं ये अत्यधिक निच्छादित होती हैं। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, चूने के अंश की मात्रा की अधिकता होती है। तो लाल मृदा में देख रहे हैं कि लोहा, एल्यूमिनियम, चूने के अंश की मात्रा की अधिकता होगी। जबकि कमी क्या है, ह्यूमस की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। तो नाइट्रोजन और ह्यूमस ये भी दोनों आपको कह सकते हैं कि कॉमन है, जो कि कमी है, कम मिलते हैं। ये कॉमन रूप में है ह्यूमस और नाइट्रोजन, ये प्रत्येक मृदाओं में आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अपवाद स्वरूप ये पर्वतीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो बाजरा, तीसी, दलहन, तंबाकू ये लाल मृदा में आपको मिलेगा। लेटेराइट मृदा में काजू की खेती होती है। ठीक है ना। अब उसके बाद पहले हम लोग काली मृदा बात कर लेते हैं, उसके बाद लेटेराइट मृदा को देखते हैं। तो जो काली मृदा है, तो जो काली मृदा है यह भारत के 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। परसेंट की बात करें तो यहाँ पर 16.5%। तो यह भारत की तीसरी विशालतम मृदा है और यह भारत की दूसरी विशालतम मृदा है। इसमें काली मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होगी। इसमें लोहा की, चूना की, कैल्शियम की, पोटास की, एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की अधिकता होगी। जबकि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है। लेकिन जलोढ़ में देख रहे हैं कि फास्फोरस की क्या है, अधिकता है यहाँ। ठीक। और लाल मृदा में और काली मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन तीनों की कमी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लाल और काली में जो कमी है ये तत्व हैं। ठीक है ना, ये तत्व हैं। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी है। किसमें, लाल मृदा में भी, और काली मृदा में भी देखिए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या है, कमी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और मैं ये जो भारत का भूगोल की जो ये श्रृंखला में पढ़ा रहा हूँ, ये मुख्य रूप से जीएस के तौर पर मैं बता रहा हूँ, और इससे आप किसी भी जीएस के रूप में ले सकते हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का हो, या अन्य राज्यों के शिक्षक भर्ती का हो, या सिविल सर्विसेज का हो, चाहे उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान में जो भारत का भूगोल है वहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उसी दृष्टि से ही मैं बता रहा हूँ। मुख्य रूप से आप समझिए तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसके बाद काली मृदा के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके पहले मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को कि जो काली मृदा का निर्माण हुआ है, ये काली मृदा का निर्माण मुख्य रूप से लावा के अपक्षयित होने से हुआ है। तो क्रीटेशियस युग में इन क्षेत्रों में, यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, क्रीटेशियस युग में यहाँ पे ज्वालामुखी का प्रस्फुटन हुआ था। ज्वालामुखी के लावा जब धरातल पर बिछ गए, तो बिछने के बाद उन लावा का जब काट छाट हुआ, उनका अपरदन, अपक्षय हुआ, तो उनके परिणाम स्वरूप जिन मृदाओं का निर्माण हुआ उन्हें काली मृदा का नाम दिया गया। इस आधार पर काली मृदा सर्वाधिक महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, उसके बाद गुजरात में देखने को आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी है, थोड़ा बहुत कर्नाटक में भी है। ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो काली मृदा है वो महाराष्ट्र में है। अब ये जो काली मृदा
होती है तो काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कपास की खेती हो रही है, महाराष्ट्र में, गुजरात में कपास खेती होती है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना भी हुई है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग भी लगाए गए हैं। अब ये तो आर्थिक भूगोल का चैप्टर है, अब जब आर्थिक भूगोल आएगा तो मैं उसमें डिटेल से बता दूंगा सभी उद्योगों के बारे में, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। अब इसमें आप देखें तो इसे इन मृदा में यानी काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती होती है, इस कारण से इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस मृदा के नाम से जाना जाता है? कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, काली मृदा में जल को धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये जब जल को धारण कर लेती है तो ये बिल्कुल कोमल हो जाती है, मक्खन जैसा कोमल हो जाती है। लेकिन जैसे ये सूखती हैं, जब ये सूखती हैं तो इनमें बड़ी बड़ी गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं और दूर से देखने पे लगता है कि किसी ने उस खेत को जोत दिया है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। अब इसे कृष्ण मृदा भी कहते हैं। कृष्ण का मतलब ही काला होता है, तो उसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, लेकिन समझिए कि इसको कृष्ण मृदा भी कहते हैं, काली मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी के नाम से? करेल, यानी कि करेली जिसको कहते हैं। तो करेल मिट्टी के नाम से भी इसको उत्तर प्रदेश में लोग करेली मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। और इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस मृदा के नाम से? तो रेगुर। मैं लिख दे रहा हूँ, शायद यहाँ पर कहीं जगह तो दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं? तो चरनोजम मृदा। और परीक्षाओं में जो सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं, पर भारतीय मृदा से संबंधित जो परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं, ये काली मृदा से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब उसके बाद तब लेटेराइट से बनता है, और उसके बाद लाल से बनता है, और फिर उसके बाद जलोढ़ से बनता है। तो काली मृदा से सर्वाधिक बनता है। कभी इनकी अधिकता या कमी पूछ लेता है, या इनके जो विभिन्न नाम हैं उनके बारे में ये पूछ लेता है। एक बार पुनः आप लोग नाम सुन लीजिए कि काली मृदा, उसी को कृष्ण मृदा कहते हैं, उसी को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, उसी को रेगुर कहते हैं, उसी को कपासी मृदा कहते हैं, उसी को चरनोजम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको काली करेल के नाम से जानते हैं। आइए अब उसके बाद हम लोग लेटेराइट मृदा की बात करें। तो लेटेराइट जो मृदा है ये भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ये आप देखें तो 3.7% पर यह पाया जाता है। ये मुख्य रूप से केरल में, महाराष्ट्र में, असम में देखने को मिलता है। ये अत्यधिक अपक्षालित मृदाएं हैं। क्या है? ये अपक्षालित मृदाएं हैं। इसमें लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, इस कारण से इसका भी रंग क्या होता है? लाल होता है। और लाल मृदा का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। दोनों में वही तत्व पाया जाता है, इसलिए इन दोनों का रंग क्या होता है? लाल होता है। लेकिन जो लेटेराइट मृदा होती है, इसका निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, बारिश होती है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो चट्टानें होते हैं वे कट जाते हैं, उनके कटने के परिणाम स्वरूप इन मृदाओं का निर्माण होता है। ये मृदाएं भी भीगने पर क्या होती हैं? थोड़ा सा कोमल हो जाती हैं। इनमें देखिए अधिकता होती है लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। इनमें आप चाय, रबर, कहवा, काजू की खेती कर सकते हैं। तो इस आधार पर देखें तो ये जो लेटेराइट मृदा है, इस मृदा में मुख्य रूप से आपको व्यापारिक फसलें देखने को मिलती है। कमर्शियल क्रॉप्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चाय, रबर, कहवा, काजू, तंबाकू भी आप इसमें उगा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्वतीय मृदा का। तो पर्वतीय जो मृदा है ये 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। इसमें देखा जाए तो ह्यूमस की अधिकता होगी। देखिए यही पर्वतीय मृदा ही है जिसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। क्यों? क्योंकि ये अभी बिल्कुल एकदम नवीनतम है, अभी बिल्कुल नवीनतम है, इस कारण से यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें पोटाश, चूना और फास्फोरस की कमी रहती है। अब इसके बाद मरुस्थलीय मृदा है। 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। इसमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें बहुत ही मोटे मोटे अनाज आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत ही कम मात्रा में, इसकी पैदावार बहुत ही कम होती है। और ये राजस्थान के पश्चिमी भागों में सर्वाधिक ये आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीट और दलदली मृदा की। तो जो पीट मृदा है और जो दलदली मृदा है, तो ये नम जलवायु में बनते हैं। और नम जलवायु में, जहाँ पे जलवायु आर्द्र हो और आर्द्र
होने के परिणाम स्वरूप वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं, जब उनके पत्ते नीचे गिरते हैं तो वे सड़ गल जाते हैं। तो उनके सड़ने और गलने से इन मृदाओं का निर्माण होता है। ये मृदाएँ मुख्य रूप से केरल में और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है, और तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक विकास होता है। अब इसमें देखा जाए तो जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक की मात्रा की अधिकता होगी। अब इसी में दलदली देखा जाए तो दलदली जो मिट्टी होती है उसका रंग नीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फेरस आयरन की अधिकता होती है। फेरस आयरन की अधिकता के कारण दलदली मृदा का रंग नीला होता है। और ये जो दलदली मृदा होती है ये अम्लीय स्वभाव की होती है, और इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। लवड़ी और क्षारीय मृदा की बात करें तो जो लवड़ी और क्षारीय मृदा होती है ये शुष्क भागों में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश में ये मिट्टियाँ आपको देखने को मिलेंगी। पंजाब और उत्तर प्रदेश के नहर सिंचित क्षेत्रों में इन मृदाओं का निर्माण अधिक होता है, यानी कि जो लवड़ी और क्षारीय मृदाएँ होती हैं इनका निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहाँ पर नहरों से सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होगी। ठीक है, जबकि सिंचाई देखा जाए तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सिंचाई होती है, लेकिन वहाँ पर तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है। वो तालाब जो होते हैं वर्षा के जल के माध्यम से ही इकट्ठा हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। उस कारण से यहाँ की जो मृदाएँ होती हैं वो लवड़ी और क्षारीय रूप में हो जाती है। लवड़ी और क्षारीय किस आधार पर होता है? तो ये मृदा में जो pH वैल्यू होती है उसके आधार पर हम लवड़ी और क्षारीय देखते हैं। अभी हम उसको बताएंगे थोड़ी देर में। तो ये पंजाब और यूपी के नहर सिंचित क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, और ये अनुर्वर मिट्टी है, यानी कि अनुर्वर, यानी कह सकते हैं कि इसमें उत्पादन बहुत कम होगा। इसे कई नामों से जाना जाता है। इन नामों में देखिए रे है, कल्लर है, रेह, कल्लर, ऊसर, थूर, चौपन आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मृदा में चूना और जिप्सम का प्रयोग करके आप इसे उर्वर बना सकते हैं, यानी कि इसमें पैदावार कर सकते हैं। अब देखिए pH मान के आधार पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि pH मान के आधार पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ pH मान के आधार पर। तो pH मान यदि 7 है तो ये उदासीन है। क्या है ये? उदासीन है। यदि 7 से कम है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, यदि ये 7 से कम है और ये 7 से अधिक है, ठीक, यदि 7 से कम है तो ये बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस, या इसी को क्षारीय कहेंगे, और ये हो गया बी। यदि 7 से अधिक है तो ये अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इसे आप एसिड कहेंगे, और एसिड का ए, तो यानी कि ए और बी, यानी कि आप देखिए जहाँ पे 7 से अधिक हो जाएगा, जिस मृदा में pH मान 7 से अधिक होगा वो अम्लीय होगा, और जिस मृदा का pH मान 7 से कम होगा वो क्षारीय हो जाएगा। और जो मृदा का pH मान होता है वो आपका जो pH वैल्यू होता है, तो pH वैल्यू ये मान चलिए कि आप 6 से 7.5 तक के बीच में होता है। तो pH वैल्यू भारत में जो भारतीय मृदाओं का जो pH वैल्यू है वो 6 से 7.5 तक होता है। यदि इतना है तो समझिए कि वो मृदा बिल्कुल सही है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कह सकते हैं कि कमी नहीं हो सकती है, और उसमें उत्पादन आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही pH मान गड़बड़ होता है तो उत्पादन की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। अब यदि बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो क्षारीय मृदा है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और सर्वाधिक जो लवणीय मृदा है वो गुजरात में देखने को मिलेगी। अब इन क्षारीय मृदाओं को और लवणीय मृदाओं को दूर कैसे किया जाता है? तो चूना और जिप्सम के माध्यम से। एक मैं 60 टिक बता रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा देखें कि आम्र चूर्ण, क्या है ये? आम्र चूर्ण, ठीक है, आम्र चूर्ण, यानी कह सकते हैं कि अम्लीय मृदा में चूने का प्रयोग करने से उसका pH वैल्यू बैलेंस हो जाएगा, और क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करने से उसका जो pH वैल्यू होगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अम्लीय मृदा में चूने का प्रयोग करने से उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है, क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करने से उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। तो आज की वीडियो मित्रों बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने मित्रों तक इससे ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए,
और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस समय बहुत ही कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है। अब इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को अभी तक जो भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक को मैंने कवर किया है उनसे संबंधित मैं कुल 100 क्वेश्चन का MCQ मैं इसी बोर्ड पर ही हल करवाऊंगा। अब चूँकि डिजिटल बोर्ड होता तो असुविधा न होती, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए कि अब डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत असुविधा तो होती है MCQ को कराने में, इसलिए मैं कभी MCQ तो कराता नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा जो अधिक से अधिक एक ही क्वेश्चन में कई आंसर बन सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। और जो अभी तक मैं पढ़ा दिया हूँ यानी कि भारत की भूगोलिक संरचना, भारत का सामान्य परिचय और भारत का भौतिक प्रदेश और ये मृदा, इन 4 चैप्टरों से मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बिल्कुल सिलेक्टेड रहेगा और हो सकता है शायद कहीं ना कहीं वो परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो इसके बाद मैं MCQ के रूप में लेकर के आता हूँ एक नया वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।